हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 1 रीबर्थ मिस्टेक। चैप्टर 1 अपनों का धोखा और मौत। वो लड़की ईवा पसीने से तरबतर तेजी से सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें 1 लाख रुपये थे, जिंदगी भर की उसकी कठिन मेहनत और बचत का परिणाम। वो कदम दर कदम सोच रही थी, क्या सही कर रही हूँ? क्या ये सब कुछ मुझे रिया के लिए करना चाहिए? लेकिन वो बिना किसी शंका के हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी बहन रिया के जीवन को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। रिया, जो हमेशा से ईवा की तुलना में थोड़ी ज्यादा हिम्मत वाली रही थी, आज मुश्किल वक्त में थी। उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी जिसकी लागत बहुत अधिक थी, और ईवा, जो अपनी बहन के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार थी, इस वक्त भी उसकी मदद के लिए एक कदम और बढ़ने को तैयार थी। ये पैसे का इंतजाम करने में उसने हर वो काम किया था जो उसे खुद के लिए करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने रिया के लिए वो सब किया। हॉस्पिटल का गेट उसके नजदीक आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी, उसकी माँ की आवाजें उसके कानों में पड़ी, जो कि उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। मम्मी, अगर ईवा मेरी जिंदगी से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। समर वापस आ सकता है। रिया की आवाज में जलन, कड़वाहट और एक उम्मीद की झलक थी। तू सही कह रही है। मम्मी की आवाज ठंडी और शातिर थी। उस लड़की से मैंने हमेशा कहा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। अब देखना, ये ऑपरेशन के लिए भी मना नहीं करेगी। ईवा के कानों में जैसे एक बम फटा। उसकी माँ, जिसने हमेशा उसे रिया के लिए हर खुशी और इच्छा को कुर्बान करने को कहा था, अब अपनी ही बेटी को उस समय में दोष दे रही थी जब उसे अपनी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह वही माँ थी जिसने उसे बचपन में कहा था कि रिया के हर निर्णय को स्वीकार करना उसकी जिम्मेदारी है। यह वही बहन थी जिसके लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबाया, और यही बहन आज उसकी मदद की बजाय उसे छोड़ने की सोच रही थी। यह वही बहन थी जिसे उसने समर से अलग किया था ताकि उसकी शादी टूटने न पाए। लेकिन आज जब उसे उसकी मदद की जरूरत थी, तो वो उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने की सोच रही थी। समर, उसका पहला और आखिरी प्यार। एक वक्त था जब ईवा और समर एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन जब रिया ने समर के साथ रिश्ते की शुरुआत की और बाद में गर्भवती हो गई, तो ईवा ने अपने दिल की आवाज को दबा लिया। मम्मी ने ईवा से कहा था, तुम बड़ी हो, रिया की जिंदगी खराब मत करो। और ईवा ने चुपचाप सब सह लिया। उसने अपनी भावनाओं को कुर्बान कर दिया ताकि रिया की शादी बच सके, लेकिन उसकी खुद की खुशियां हमेशा के लिए समाप्त हो गईं। इन आवाजों को सुनकर पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। उसकी माँ और बहन के बारे में उसके मन में जो प्यार और आदर था, वो अब धोखे में बदल चुका था। हॉस्पिटल के अंदर वो बातचीत चल रही थी। मम्मी, अगर ईवा की किडनी मिल जाए तो ऑपरेशन जल्दी हो सकता है। वो मना नहीं करेगी। मम्मी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगी। ईवा की सांसें रुक गईं। क्या यह वही परिवार था जिसके लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं और खुशियों को कुर्बान कर दिया था? क्या यह वही लोग थे जिनके लिए उसने अपना दिल तोड़ा और समर को छोड़ दिया था? अब वे उसकी किडनी भी लेना चाहते थे। उसने अपनी आंखों में गहरी नफरत और गुस्से को महसूस किया। क्या यह उसका परिवार था, या फिर यह एक धोखेबाजों का झुंड था जो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? ईवा ने दिल में ठान लिया कि वह ये पैसा नहीं देगी। यह उसकी मेहनत से कमाया हुआ था, और अब वो अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर थी। उसकी कड़ी मेहनत ने उसे ये पैसे दिए थे, और वो उन पैसों को अपने किसी और के लिए खर्च नहीं करेगी। वो धीरे धीरे हॉस्पिटल के दरवाजे से पीछे मुड़ी, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया। रुक, कहाँ जा रही है? रिया मर रही है और तू पैसे लेकर भाग रही है। मम्मी गुस्से से चीखी, क्या तुझे अपनी बहन की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? ईवा के होंठ कान पे। वो अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसकी माँ के गुस्से से डरते हुए उसने कुछ नहीं कहा। और तभी एक तेज रफ्तार कार आई। तेजी से घिसते हुए टायरों की आवाज सुनाई दी, और कार ने उसके शरीर को टक्कर मार दी। एक तेज धमाका हुआ, और ईवा हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर खून फैल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसकी चीखें अब किसी को नहीं सुनाई दे रही थीं। अच्छा ही हुआ, अनीता ने कार के ड्राइवर की तरफ गुस्से से देखने के बजाय ठंडी आवाज में कहा, अब इसकी किडनी भी मिल जाएगी और इंश्योरेंस के पैसे भी। ईवा ने झटके से अपनी आंखें खोली, और उसे ये सब सुनकर सिहरन महसूस हुई। उसकी माँ, जिसने उसे कभी अपनी खुशी की कीमत समझाई थी, अब उसे सिर्फ एक शिकार की तरह देख रही थी। उसकी किडनी लेने के लिए उसे मरने का इंतजार किया जा रहा था। उसके इंश्योरेंस की रकम भी उसकी मौत के बाद लूटने की योजना बनाई गई थी। ईवा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आखिरी सांसों में उसने अपनी माँ का असली चेहरा देखा, वो चेहरा जो हमेशा प्यार का दिखावा करता था, लेकिन असल में उसका दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। वो सिर्फ अपनी बेटियों के जरिए अपना फायदा देख रही थी। ईवा की मौत पर किसी ने भी रोने की जहमत नहीं उठाई। उसकी किडनी रिया को लगा दी गई।
ऑपरेशन हुआ और उसकी मौत के बाद मिली इंश्योरेंस की रकम से रिया का इलाज भी हो गया। लेकिन ईवा की कुर्बानी, उसका प्यार और उसकी सभी उम्मीदें हमेशा उन लोगों के दिलों में बोझ बनकर रह गईं। ईवा की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा पाया। वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती रही, लेकिन उसे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। उसकी यह कहानी लालच, धोखे और निस्वार्थता की है और एक इंसान की सच्चाई को उजागर करती है जिसने अपनी जिंदगी की कीमत पर दूसरों के लिए सब कुछ किया। चैप्टर 2, ईवा की नई शुरुआत। ईवा की आंखें हल्की सी झपक रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। शरीर का तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका था और वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। वो सोचने लगी थी कि कब तक ये सब चलता रहेगा। एक तरफ उसकी माँ और बहन का व्यवहार और दूसरी तरफ उसकी खुद की हालत, हर चीज उसे और अधिक अकेला महसूस करवा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। जिस परिवार के लिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा चुपचाप सहन किया, वही परिवार आज उसे असमर्थ महसूस करा रहा था। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से टपक रही थी और हवा में एक हल्का ठंडापन था। उसे लग रहा था जैसे यह मौसम उसकी अंदर की सर्दी और ठहराव को और भी गहरा कर रहा हो। उसके शरीर में एक गहरी कमजोरी थी और हर सांस भरते हुए उसे लगता था कि उसका दम टूट जाएगा। ईवा की माँ अनीता हमेशा की तरह अपनी बेटी के दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। वो खुद को एक आदर्श माँ मानती थी, लेकिन जब भी ईवा की बात आती, उसका ध्यान हमेशा रिया पर ही होता था। रिया, जो हमेशा अपनी मम्मी की धूप जैसी लाडली बेटी रही थी, और ईवा, जो हमेशा एक बोझ की तरह महसूस होती रही थी। अनीता के लिए रिया का स्वास्थ्य और खुशी सबसे महत्वपूर्ण थे। वही ईवा, जिसे कभी उसकी माँ की उम्मीदें पूरी करनी थी, आज एक बोझ बन चुकी थी। ईवा को याद आया कैसे उसकी माँ ने उसे हमेशा रिया के मुकाबले निचला समझा था। यही वो साल था जब उसकी बीमारी के कारण स्कूल में एडमिशन छूट गया था, और यही वो साल था जब उसे पढ़ाई छोड़ने और रिया की मदद करने के लिए मजबूर किया गया था। ईवा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने की दीवारें उसके लिए बिल्कुल अजनबी थीं। यह वो अस्पताल का कमरा नहीं था जहां उसने अपनी आखिरी बार आंखें खोली थी, बल्कि यह एक पुराना, खंडहर जैसा कमरा था। दीवारों की पपड़ी झड़ी हुई थी और छत पर एक पुराना पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। इस कमरे की ठंडी हवा और वीरानापन जैसे उसकी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। उसने अपना सिर झटकते हुए अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो क्या कर रही थी, किसके पास जा रही थी? उसने सुनी थी, मम्मी, ईवा की तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या हमें उसे ऐसे अकेला छोड़ना चाहिए? ये रिया की आवाज थी। कुछ नहीं होगा उसे, अनीता ने कंधे उचका कर कहा था। तुम्हारी बहन को आदत है बुरे हालात झेलने की। थोड़ी बीमारी उसे नहीं मार देगी। वैसे भी उसे स्कूल जाना है। अगर यह बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे? रिया ने अपनी मम्मी की बात से पूरी तरह सहमति जताई थी। मम्मी, ये सेब कितना मीठा है, लीजिए, खाएं ना। वो मुस्कुराती हुई अनीता की ओर सेब का एक टुकड़ा बढ़ा रही थी। ईवा के भीतर एक अजीब सा दर्द उठा। वो देख सकती थी कि रिया का ध्यान हमेशा अपनी माँ पर रहता था। रिया का प्यार और समर्थन हमेशा उसे ही मिलता था, और जब भी वो कोई मदद या उम्मीद करती, तो हमेशा उसकी माँ की ओर से उसे नकारा मिलता। ईवा को पता था कि उसकी माँ हमेशा रिया के पक्ष में रहेगी। रिया को कभी भी कोई मुश्किल नहीं महसूस होने दी जाती थी, लेकिन उसे हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया था। तभी, जैसे बाहर से एक तेज गड़गड़ाहट हुई, वो ईवा के भीतर के सन्नाटे को तोड़ने वाली थी। ईवा, तुम क्या कर रही हो? रिया ने चौंक कर पूछा था, और वह देख सकती थी कि उसके हाथ में सेब का आधा टुकड़ा गिर गया था। उसकी आंखों में डर का हल्का सा साया था, लेकिन उसके होठों पर वही कड़वाहट थी जो हमेशा रहती थी। ईवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें रिया पर टिकी थी। यह वही रिया थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन बदले में क्या मिला? उपेक्षा और तिरस्कार। रिया ने कभी उसे वो स्नेह और प्यार नहीं दिया जो एक बहन को देना चाहिए था। मुझे दवाई चाहिए, ईवा ने ठंडी आवाज में कहा। दवाई खत्म हो गई है, अनीता ने बेफिक्री से कहा। वैसे भी अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगी। लेकिन इस बार ईवा चुप नहीं रहने वाली थी। वो उठ खड़ी हुई और अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। उसे याद आया, पिछली बार जब उसने कोई कदम नहीं उठाया था, तो उसकी हालत और बिगड़ गई थी। उसे तेज बुखार हुआ था, और पूरे परिवार ने इसका दोष उसी पर मढ़ दिया था। अब वो खुद को नहीं छोड़ने वाली थी। वो हर हालत में अपनी दवाई लेना चाहती थी, चाहे उसकी माँ उसे नकारे या नहीं। रुको, तुम्हारी ये बदतमीजी अब ज्यादा हो रही है। अनीता ने गुस्से में आकर ईवा का हाथ पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। ईवा का सिर घूमा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। इस बार वो कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। मैं यहाँ किसी के लिए बोझ नहीं बनूंगी, ईवा ने ठान लिया था। उसने अपनी माँ का हाथ झटका और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ी।
अनीता और रिया के चेहरों पर हैरानी थी। यह वही ईवा थी जो हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती थी। वे दोनों सोच रहे थे कि ईवा अब ऐसा क्यों कर रही थी। वो दरवाजे की ओर बढ़ी और जब वो बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि बारिश हो रही थी। तेज हवा में उसके गाल जलने लगे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ जा रही थी, लेकिन एक बात साफ थी, उसे वापस नहीं लौटना था। वो भाग रही थी, जैसे हर कदम के साथ अपने अतीत से दूर जा रही हो। तभी अचानक वो एक मजबूत कंधे से टकराई। ध्यान से एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी। ईवा ने ऊपर देखा और सामने एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ था, ठंडक, गहराई और ऐसा आत्मविश्वास जो किसी को भी सहारा दे सके। तुम्हें तेज बुखार है, उसने कहा, और फिर बिना इंतजार किए उसने ईवा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। ईवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और उसे कहाँ ले जा रहा है, लेकिन उस अजनबी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वो इस व्यक्ति के साथ जा सकती थी, और फिर उसे एक गहरी थकान महसूस हुई और वह बेहोश हो गई। यह एक नया अध्याय था उसकी जिंदगी का, जिसमें शायद उसे कुछ नया मिल सकता था, एक ऐसी उम्मीद जो अब तक उसके जीवन में कभी नहीं थी। चैप्टर 3, ईवा और सिद्धार्थ का सामना। ईवा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने महसूस किया कि वह जहां है वो एक अजनबी जगह है। उसका सिर भारी था और शरीर में जलन महसूस हो रही थी। उसकी नाक से खून बह चुका था, लेकिन अब वो बंद हो चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हल्की हिचकी लेते हुए उसका ध्यान कमरे के कोने में रखी दीवार घड़ी की टिक टिक पर गया। वह धीमे धीमे घड़ी की आवाज सुनते हुए अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। कमरे की खामोशी ने उसे और भी असहज बना दिया था। वो अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करती है और उसे यह महसूस हुआ कि वह एक पुराने, जर्जर कमरे में पड़ी हुई है। कमरे की दीवारों पर उबला हुआ रंग और फर्श पर धूल के गुच्छे इस बात का संकेत थे कि यह जगह न तो अब तक की गई थी और न ही यहाँ कोई आता था। ये जगह अजनबी सी लग रही थी, जैसे उसका कोई पुराना इतिहास था जो वह नहीं जानती थी। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर में कमजोरी और दर्द की वजह से वो एक बार फिर लेट जाती है। उस पल में उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो सोच रही थी कि यह सब कैसे हुआ। फिर जैसे ही उसकी आंखों ने चारों ओर का जायजा लिया, उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई और है। तभी एक ठंडी आवाज आई, ईवा। सिद्धार्थ भाई। ईवा ने हल्की सी असमंजस में आवाज दी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सही पहचान रही थी। हाँ, सिद्धार्थ की आवाज में एक सख्तता थी जो उसके हमेशा के व्यक्तित्व का हिस्सा थी। ईवा ने राहत की सांस ली। सिद्धार्थ और वो बचपन से एक ही जगह पले बड़े थे, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा से बाकी बच्चों से अलग था। वो हमेशा अपनी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्यों को हासिल करता था। चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या फिटनेस, हर जगह वो सबसे आगे था। आर्मी ज्वाइन करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने शरीर को और भी मजबूत किया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया। आर्मी में रहते हुए उसने अपनी फिटनेस के साथ साथ एक डिप्लोमा भी हासिल किया था। सिद्धार्थ कभी भी अपने परिवार पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने अपनी मेहनत और लगन से ऊंचे पद तक पहुंचने में सफलता पाई थी। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। ईवा ने उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया। उसकी नाक से खून बहना रुक चुका था, लेकिन उसके कपड़े अब भी खून के धब्बों से सने हुए थे। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे बस एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुमने मेडिसिन ले ली है, अब थोड़ा आराम करो। उसकी आवाज में कोई भावनाएं नहीं थीं, सिर्फ आदेश जैसा कुछ था। ईवा ने उसकी बात मानी और आंखें बंद कर दी। उसके बाद उसे नींद आ गई। सिद्धार्थ ने देखा कि ईवा गहरी नींद में चली गई थी, और फिर उसने कुछ समय के लिए अपने दस्तावेजों पर नजर डाली। जब सिद्धार्थ के मन में कोई सवाल नहीं था, तो वो खामोशी से बैठा रहा। ईवा की नींद पूरी हुई और जब वो उठी तो उसे महसूस हुआ कि अब पहले से ज्यादा आराम महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस किया और हल्का पसीना उसके शरीर पर चिपका हुआ था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं और वो अपने आसपास की आवाजों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम जाग गई हो? सिद्धार्थ की आवाज ने उसे चौंका दिया था। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, ईवा ने हल्के से हिचकिचाते हुए कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर कुछ था जो उसे असहज महसूस करवा रहा था। क्या तुम मुझसे डर रही हो? सिद्धार्थ ने सवाल किया। ईवा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, नहीं नहीं। सिद्धार्थ का चेहरा शांत था, बिना किसी भाव के। अब लेट हो चुका है, उसने बस इतना कहा। ईवा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबराई हुई सी उठी। ठीक है, तो मैं अब घर जा रही हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी घबराई हुई प्रतिक्रिया देखी और एक पल के लिए उसका दिल पिघल गया। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ सकती हो, उसने बिना किसी हिचक के कहा। ईवा ने चौंकते हुए कहा, जरूर, थैंक यू सिद्धार्थ भाई। उसके बाद ईवा घर की ओर चल दी। सिद्धार्थ ने देखा कि ईवा का मन भारी था।
लेकिन वो खुद को नई राह पर चलने का संकल्प ले चुकी थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ की बहन त्रिशा घर आई। जैसे ही उसने सोफे पर खून के धब्बे देखे, वो घबराई और चिल्लाई, सिद्धार्थ, क्या तुम घायल हो? सिद्धार्थ ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, ये खून संदीप अंकल की बेटी का है। त्रिशा को और सवाल उठाने का मौका मिल गया। तुम्हारे कपड़े पर भी खून है, सिद्धार्थ, क्या तुमने किसी लड़की को घर पर लाया था? सिद्धार्थ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने बस एक शब्द कहा, शट अप। फिर वो बिना किसी और बात की परवाह किए अपने कमरे में चला गया। ईवा धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रही थी। उसका मन भारी था, लेकिन अब वो इस जीवन को खुद के हिसाब से जीने की ठान चुकी थी। रास्ते में वो अपने बीते सालों के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा अपनी पसंद और उम्मीदें रिया पर ही रखती थी। ईवा को हमेशा अपने ही परिवार में नजरअंदाज किया हुआ महसूस होता था। लेकिन इस बार उसने अपने लिए अलग रास्ता बनाने का फैसला कर लिया था। चाहे हालात कैसे भी हों, वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और न ही किसी और की उम्मीदों का बोझ उठाएगी। घर पहुंचकर उसने अपने पापा को साइकिल धकेलते हुए देखा। वो ड्यूटी से छुट्टी पर थे और हमेशा की तरह शांत लग रहे थे। ईवा ने मन ही मन अपनी नई राह पर चलने का पक्का इरादा कर लिया। अब वो किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाएगी। यह उसका समय था, उसका जीवन था, और वो इसे अपनी शर्तों पर जीने जा रही थी। चैप्टर 4 अनीता का ईवा के साथ भेदभाव। ईवा और अनीता का रिश्ता हमेशा से ही एक रहस्यमय जाल की तरह था, जिसमें उलझे हुए भावनाएं और असहमति का सिलसिला चलता रहा। दोनों के बीच का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनके रिश्ते के सारे राज को सामने ला दिया, और वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बन गया। उस दिन की घटनाओं ने न केवल उनके रिश्ते को बदल दिया, बल्कि उनके बीच छिपी हुई सच्चाइयों को भी उजागर कर दिया। यह एक कहानी है ईवा की, एक बेटी की, जो अपनी माँ के गहरे राज और रिश्तों को समझने की कोशिश करती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, विश्वास, गुस्सा, दर्द और सच्चाई सब कुछ मिला हुआ है। ईवा का चेहरा उस दिन काफी मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों में गहरी थकान और उदासी थी। पूरे शरीर में दर्द और बुखार के चलते वो अपनी हालत से बेखबर धीरे धीरे अपने पापा संदीप शर्मा के पास पहुंची। हर कदम उसके लिए एक संघर्ष बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक ऐसी शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। जब संदीप ने अपनी बेटी को देखा तो उनका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ईवा की शर्ट पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में दर्द और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। संदीप का चेहरा काला पड़ गया, जैसे कुछ गलत हो गया हो। वो डर के मारे बड़बड़ाए, ये क्या हुआ? उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता का मिश्रण था। ईवा ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी हालत देखकर संदीप को कुछ महसूस हुआ, जैसे सब कुछ सही नहीं है। संदीप ने तुरंत कहा, तुम ठीक नहीं हो, पहले घर चलो, फिर बात करेंगे। और उन्होंने उसे अपनी साइकिल पर बैठा लिया और तेजी से घर की ओर बढ़ते हुए, जैसे वह एक रेस जीतने की दौड़ में हो। संदीप को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की सेहत की सबसे ज्यादा चिंता थी। जब वे घर पहुंचे तो आंगन में अनीता एक सेब बेचने वाली से पैसे ले रही थी। लता आंटी, जो पास खड़ी थी, ने ईवा को देखा और उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। अरे ईवा, ये क्या हुआ? किसने तुम्हें मारा? लता आंटी ने पूछा, जो पूरी तरह से चौंकी हुई थी। ईवा ने कांपते हुए कहा, नहीं आंटी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि लता आंटी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। संदीप का गुस्सा अब और बढ़ गया था। उन्होंने गुस्से से कहा, ईवा की तबीयत खराब थी, फिर भी तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? संदीप की आवाज में गुस्से के साथ एक और दर्द भी था। अनीता ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये खुद बाहर गई थी, मैंने नहीं भेजा। अनीता का चेहरा था जैसे उसने सच बोलने का प्रयास किया हो, लेकिन उसके शब्दों में झूठ की गंध साफ थी। ईवा ने धीरे से कहा, पापा, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। सुबह जब मेरी तबीयत खराब थी तो मम्मी और रिया सेब खा रहे थे। मैंने दवाई मांगी तो मम्मी ने कहा कि दवाई खत्म हो गई है। जब मैंने दवाई ढूंढने की कोशिश की तो मम्मी ने गुस्से में मेरे बाल खींचे और थप्पड़ मारा। मेरी नाक से खून बहने लगा। ईवा की बातों ने संदीप का दिल चीर दिया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया और उनका मन भर आया। संदीप ने तुरंत कहा, ईवा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। उनका इरादा था कि वह अपनी बेटी को हर हालत में ठीक करेंगे। अनीता ने विरोध करते हुए कहा, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? मैंने इसे दवाई दी थी, असर थोड़ी देर में होगा। अनीता ने ये सब कहकर संदीप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन संदीप का गुस्सा बढ़ चुका था। संदीप ने गुस्से से कहा, मेरा पैसा मेरी बेटी की सेहत के लिए है और मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। संदीप का यह वाक्य उसकी अडिग इच्छाशक्ति का प्रतीक था। लता आंटी ने गंभीरता से कहा, संदीप, बेटियां दोनों तुम्हारी हैं।
ईवा के साथ ऐसा बर्ताव मत होने दो। बीमार हालत में थप्पड़ मारना सही नहीं है। लता आंटी के शब्द संदीप के दिल में गहरे तक उतरे। वो सिर झुकाकर चुप रहे और फिर अनीता की तरफ देखा। रिया, जो चुपचाप ये सब देख रही थी, संदीप की मदद करने के बहाने आई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और डर की लकीरें थीं। वो ईवा के चेहरे पर छुपी हुई सच्चाई को भलीभांति समझ चुकी थी। रिया ने धीरे से कहा, ईवा, तुम बीमार हो, पापा दवाई ले आएंगे। लेकिन ईवा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक जिद थी और उसने तय किया था कि वो इस बार सब सच पता लगाएगी। जब ईवा किचन में पहुंची तो उसने डस्टबिन का ढक्कन उठाया। वो वहां कुछ ढूंढ रही थी और उसकी आंखें चंचल और एकाग्र हो गई थीं। रिया ने घबराकर कहा, यह इम्पॉसिबल है, इसे कुछ पता नहीं चल सकता। रिया का डर अब स्पष्ट हो गया था। लेकिन तभी अनीता दौड़ते हुए आई और उसे रोकने की कोशिश की। तुम क्या कर रही हो? अनीता का चेहरा डर से सफेद हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईवा ने जो ढूंढा था वो सामने आ चुका था। ईवा ने जो पाया वो उसके लिए एक चौंकाने वाली सच्चाई थी। उसे ये समझ में आ गया था कि अनीता ने सच को छुपाया था। डस्टबिन में उसे दवाई की खाली शीशियां और अन्य सामान मिले, जो उसकी मां के झूठ का सबूत थे। ईवा के दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन अब उसे सही और गलत के बीच का फर्क समझ में आ चुका था। वह जानती थी कि उसकी मां ने उसे हमेशा प्यार नहीं दिया था और उसे सच्चाई का सामना करना ही था। संदीप ने देखा कि ईवा के चेहरे पर एक नई भावना थी। वो गुस्से और दर्द से भरी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो समझ गई थी कि अब उसे अपनी मां से कुछ सवाल करने होंगे। संदीप ने भी यह महसूस किया कि यह समय था जब ईवा को अपनी मां से सच्चाई जाननी चाहिए। ईवा ने ठान लिया कि अब वो अपनी मां से हर सवाल पूछेगी। उसके मन में गहरे सवाल थे और वो जानती थी कि इसके बाद उसका और अनीता का रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रह सकता। अनीता ने अपनी बेटी के सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन ईवा ने अब कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सवाल के जवाब में अनीता के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखने लगी। वो जानती थी कि अब वो अपने झूठ को नहीं छिपा सकती थी। संदीप ने अंततः कहा, ईवा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपनी बातों को साफ करना होगा। जो कुछ भी हुआ वो अब सामने आ चुका है। ये समय है जब हम सब मिलकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। ये घटनाएं न केवल ईवा और अनीता के रिश्ते के बारे में एक नई सच्चाई को उजागर करती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि रिश्तों में कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। ईवा की यात्रा अब सिर्फ एक बेटी की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई की तलाश करने वाली यात्रा थी। चैप्टर 5, ईवा का हॉस्पिटल जाना। ईवा की हालत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था और उसकी मां अनीता ने उसे मेडिसिन दी थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ईवा का चेहरा पिला पड़ा था और उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो अपनी मम्मी की मदद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अनीता के दिल में उसकी परवाह कम थी। अनीता की प्राथमिकता हमेशा कुछ और ही रही थी। उसकी बेटी को स्कूल में एडमिशन न लेना था, ताकि वो घर के कामों में उसकी मदद कर सके। जब ईवा की हालत और खराब हुई तो अनीता ने फैसला किया कि उसे अस्पताल नहीं भेजना चाहिए। उसने ये बहाना बनाया कि मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है और वो किसी भी कीमत पर अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। उसके मन में एक योजना थी। वो चाहती थी कि ईवा बीमार रहे और स्कूल न जाए, ताकि वो घर में काम करने के लिए उपलब्ध रहे। ईवा ने एक दिन डस्टबिन से फीवर की मेडिसिन निकाली, जिसे अनीता ने फेंक दिया था। ये देखकर ईवा के मन में गहरी निराशा और दर्द था। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। उसकी मां ने कभी उसकी मदद नहीं की और अब वो खुद अपने इलाज के लिए ये कदम उठा रही थी। ईवा के लिए यह एक आंतरिक संघर्ष था। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसकी मां इतनी बेरहम क्यों है। रिया, जो पीछे पीछे आ रही थी, ने भी डस्टबिन में मेडिसिन देखी। उसे याद आया कि सुबह ही अनीता ने कहा था कि मेडिसिन खत्म हो गई थी। तुमने कहा था कि मेडिसिन खत्म हो गई, तो यह क्या है? रिया ने आक्रोशित स्वर में पूछा। अनीता, जो अब घिर चुकी थी, ने फौरन जवाब दिया, मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई है। मैं अपनी बेटी को एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं दे सकती। अगर उसे इससे कोई बीमारी हो गई तो? ईवा, जो ये सब सुन रही थी, घबराई हुई थी। वो मम्मी से कहने लगी, मम्मी, तुमने कहा था कि तुमने मुझे मेडिसिन दी थी, तो क्या मैंने मेडिसिन ली थी या यह एक्सपायर्ड थी? ईवा को अचानक यह महसूस हुआ कि उसकी बीमारी और स्कूल छोड़ने की प्लानिंग शुरू से ही एक चाल थी। उसकी मां ने उसे गलत तरीके से इलाज दिया था ताकि वो स्कूल न जा सके और घर में काम करे। अनीता ने अपनी गर्दन ऊंची कर ली और फिर झूठ बोलते हुए कहा, यह एक्सपायर्ड है। अगर यह एक्सपायर्ड नहीं होती तो तुमने मेडिसिन लेने के बाद अभी भी फीवर क्यों है? मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मी हूँ। क्या मैं तुम्हें एक्सपायर्ड मेडिसिन देकर नुकसान पहुंचाऊंगी? संदीप, जो अब गुस्से में थे, लेकिन अनीता की अजीब बातों पर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि यह मेडिसिन एक्सपायर्ड है और इसका कोई यूज नहीं है,
लेकिन तुमने मुझे बताया कि ईवा को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए। तुमने कहा कि ईवा जल्दी ठीक हो जाएगी और हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। संदीप ने अनीता के झूठ को बेनकाब कर दिया। उसने जो कुछ कहा वो उसकी पत्नी के झूठ को सामने लाकर उसे बेइज्जत कर रहा था। क्या अनीता का गर्व आहत हुआ? संदीप ने एक बार फिर कहा, देखो, यह एक्सपायर्ड नहीं हुई। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट साफ शब्दों में पैकेजिंग के पीछे प्रिंट थी। वो डेट बता रही थी कि अभी और कुछ महीने इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस बार संदीप का गुस्सा और बढ़ गया। अनीता, तुम क्या सोच रही थी? संदीप का चेहरा लाल हो गया था और उसका गुस्सा बिल्कुल साफ था। उसने अनीता को देखा और फिर कहा, तुमने कहा कि तुम ईवा की अपनी मम्मी हो। क्या एक मम्मी इस तरह से बिहेव करती है? तुम मेडिसिन को फेंकने की बजाय उसे देने को तैयार नहीं हो, और तुमने कहा कि यह एक्सपायर्ड है। मुझे फिर से पूछने दो, क्या तुमने आज ईवा को मेडिसिन दी है? संदीप की आर्मी बैकग्राउंड ने उन्हें एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी बना दिया था। उनका चेहरा अब एक टाइगर की तरह डरावना था और उन्होंने अपनी पत्नी को डराकर उसे खामोश कर दिया। अनीता कांप गई, उसकी हालत बुरी हो गई थी और वो काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाए। रिया, जो अपनी मम्मी को बचाना चाहती थी, जल्दी से संदीप के सामने आ गई और बोली, पापा, यह मेरी गलती थी। ये सब मेरी गलती है। मैंने शायद गलत देखा। मैंने मम्मी से कहा कि मेडिसिन एक्सपायर्ड है। मम्मी ने ईवा को मेडिसिन दी थी। उसके बाद ही उन्हें फील हुआ कि यह एक्सपायर्ड हो गई। यह मेरी गलती है। मम्मी को मत पनिश करो। रिया की यह बात सुनकर अनीता को फिर से साहस मिला। वो कहने लगी, वो मेरी बेटी है। मैं क्यों नहीं चिंता करूंगी। ये सिर्फ एक फीवर है। वो अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि तुम इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो और मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हो। तुम लोग बिना सेंस के हो। संदीप को अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सीधे बोले, ईवा, चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ईवा ने संदीप के पीछे धीरे से खड़े होकर कहा, ठीक है मम्मी। रिया ने अनीता के हाथ को पकड़े हुए कहा, पापा हॉस्पिटल जा रहे हैं ईवा के साथ। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना खर्च होगा। पैसे और चीजों के लिए चाहिए और बर्बाद नहीं होना चाहिए। अनीता, जो अपनी सोच में वापस लौट आई थी, ईवा की साइकिल के सामने दौड़ी और हैंडल पकड़कर उन्हें जाने से रोक दिया। संदीप की साइकिल हिल गई, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने जमीन पर पैर रखकर खुद को संभाल लिया। अगर नहीं तो वो गिर जाते। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। ये सिर्फ एक फीवर है, मैंने कहा, वो अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। अब देखो, हॉस्पिटल मत जाओ। अनीता ने जोर देकर कहा, हॉस्पिटल जाने के लिए क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ईवा ने धीरे से संदीप की पीठ पर झुकते हुए कहा, पापा। संदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनीता, क्या तुम जानबूझकर कर रही हो? तुमने कहा कि तुम अपनी बेटी की परवाह कर रही हो। ईवा को फीवर है और तुमने कहा कि वो अच्छे पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा कहा। लास्ट टाइम। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। जल्दी करो, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे बुरा मत मानना। संदीप को याद आया कि जब उसकी बड़ी बेटी को जुकाम हुआ था तो वह अपनी पत्नी के साथ एकजुट होकर उसकी देखभाल करते थे। लेकिन अब जब ईवा को बुखार था तो उसकी पत्नी की मनोवृत्ति बिल्कुल अलग थी। संदीप को यह महसूस हुआ कि अनीता अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा नहीं रही थी। इसलिए संदीप ने कड़ी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और फिर ईवा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। दुश्मन हर एक दुश्मन है, अनीता ने गुस्से में आकर बड़बड़ाया। मैं जानती थी कि ये दिन आएगा। मुझे उसे जन्म नहीं देना चाहिए था। अनीता का मन गहरे दुख और गुस्से से भरा था। उसे लगता था कि अगर उसकी बेटी ईवा नहीं होती तो उसकी लाइफ बेहतर होती। उसने सोचा कि अगर वो ईवा को जन्म नहीं देती तो उसकी और संदीप की जिंदगियों में स्थिरता होती, लेकिन ईवा ने उसकी सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया था। दूसरी तरफ संदीप अब पूरी तरह से ईवा के साथ अस्पताल जाने को तैयार थे। वो जानते थे कि उनकी बेटी की हालत में सुधार होना जरूरी था और वो किसी भी हालत में उसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवाने के लिए तैयार थे। वो जानते थे कि यह लड़ाई अब केवल उनके और अनीता के बीच नहीं, बल्कि एक माता पिता और बच्चे के बीच का संघर्ष था, जहां एक मां अपने बच्चे के भले के बजाय अपनी स्वार्थी इच्छाओं को प्राथमिकता दे रही थी। मम्मी, रिया ने अनीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा ईवा को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना खर्च होगा। पैसे और चीजें सही जगह पर खर्च होनी चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अनीता, जो अपने विचारों में खोई हुई थी, अचानक ईवा की साइकिल के सामने दौड़ी और उसका हैंडल पकड़कर उन्हें रोक दिया। संदीप की साइकिल लड़खड़ा गई। शुक्र है उन्होंने जल्दी से जमीन पर पैर रखकर खुद को संभाल लिया, वरना गिरने का खतरा था। तुम क्या कर रही हो? उन्होंने गुस्से में पूछा। ये सिर्फ एक फीवर है। मैंने कहा था कि वो पसीने के बाद ठीक हो जाएगी। अब देखो, हॉस्पिटल मत जाओ। अनीता ने सख्ती से कहा।
हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ईवा ने धीरे से संदीप की पीठ पर झुकते हुए कहा, पापा। संदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनीता, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? तुमने कहा कि तुम अपनी बेटी की परवाह करती हो। ईवा को फीवर है और तुमने कहा कि वो पसीने से ठीक हो जाएगी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा कहा, लास्ट टाइम भी। संदीप की आवाज में गुस्से की तड़प थी। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे बुरा मत मानना। संदीप को याद आया कि जब उनकी बड़ी बेटी को मामूली जुकाम हुआ था तो अनीता कितनी परेशान हो गई थी। अब ईवा की तबीयत को लेकर उसका ये रवैया देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया। संदीप ने गुस्से में अनीता का हाथ झटक दिया और साइकिल को तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ा दिया। अनीता लगभग गिरने ही वाली थी। उसके मन में गुस्सा और निराशा थी। दुश्मन, हर कोई दुश्मन है, उसने खुद से कहा। मैं जानती थी कि ये दिन आएगा। मुझे उसे जन्म नहीं देना चाहिए था। अनीता का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ईवा पैदा नहीं हुई होती तो वो और संदीप अपने परमानेंट जॉब्स को नहीं खोते। जब ईवा का जन्म हुआ तो कपल को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्हें इस छोटे से सरकारी क्वार्टर में बिना किसी प्राइड के रहना पड़ा। मम्मी, चलो घर चलते हैं। रिया ने अनीता को संभाला और उसे वहां से ले गई। ईवा का फीवर कम हो जाएगा, चिंता मत करो। अनीता ने भारी सांस ली और रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाया। तुम्हारे पापा के लास्ट वर्ड्स मायने नहीं रखते। जब तक मैं उस यूजलेस लड़की को स्टडी छोड़ने के लिए मना नहीं लेती, तुम्हारे पापा इसे रोक नहीं पाएंगे। रिया ने अपनी मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। अनीता ने मुस्कुराते हुए रिया के सिर पर हाथ फेरा। बिल्कुल, तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुई तो और कौन होगा? मुझे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छी बेटी है। रिया ने जब बेटा शब्द सुना तो वो थोड़ी नाराज हो गई। उसे याद आया कि उसकी मम्मी हमेशा एक बेटे की उम्मीद करती थी। उस वक्त जब अनीता प्रेग्नेंट थी, वो हमेशा अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बेटे से बात करती थी। घर का सारा टेस्टी खाना उन्हीं के लिए होता था। लेकिन जब ईवा का जन्म हुआ और वो बेटी निकली तो अनीता का सारा गुस्सा ईवा पर उतरने लगा। संदीप, जो इस समय हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, डॉक्टर से ईवा की हालत के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने ईवा का मुआयना किया और संदीप की ओर देखा। अभी भी फीवर है। मेडिसिन का असर धीमा है। अगर हम उसे ड्रिप पर डाल दें तो जल्दी असर होगा। संदीप ने चिंता से भरी आवाज में कहा, डॉक्टर प्लीज जो भी करना है जल्दी कीजिए। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए नर्स को निर्देश दिया। ईवा, जो बेड पर लेटी हुई थी, ने संदीप की ओर देखा। पापा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? संदीप ने ईवा के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ईवा की आंखों में आंसू थे। उसने संदीप का हाथ पकड़ लिया। संदीप ने महसूस किया कि ईवा के प्रति उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। चाहे कुछ भी हो, वो अपनी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। Thanks for watching video. Subscribe for more interesting story audio.